आज नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। शक्ति संतुलन सिद्धांत, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरी यूनिट का ही एक टॉपिक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न प्रकार के शक्ति संपन्न राज्यों से मिलकर बनी है। बहुत सारे देश हैं, जैसा राष्ट्र राज्य व्यवस्था में पढ़ाए थे हम। तो ये अब आवश्यक हो जाता है कि उनके बीच कैसे संबंध हैं, इसका अध्ययन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अराजकता की स्थिति नहीं होती है। यथार्थवादी विचारक कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा एक शक्ति संतुलन का सिद्धांत चलता है। तो यही जो शक्ति संतुलन सिद्धांत है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो अवधारणा है शक्ति संतुलन की, ये यूरोप में आधुनिक काल में आई। यूरोप का आधुनिक काल जो 1453 के बाद का माना जाता है, उसके बाद शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ा भयंकर युद्ध नहीं हुआ। राज्यों के बीच में संघर्ष होते थे, लेकिन कोई वो युद्ध बहुत बड़े संघर्ष में तब्दील नहीं हुए। इसका कारण ये था कि वहाँ कोई संप्रभु सत्ता नहीं थी, बल्कि अनेक संप्रभु देश थे, और इन सभी के बीच शक्ति का इस प्रकार विभाजन था कि हर राज्य दूसरे को संतुलित करता था। यदि एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाता था, तो कई देश एकजुट होकर शक्ति संतुलन की स्थिति ला देते थे। जैसे ये देखिए, एक मैंने ये पिक्चर ने बताया है कि यदि देश ए अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया, बहुत शक्तिशाली बन गया, तो इसका मुकाबला करने के लिए बी और सी जो है वो अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करते थे। वो मिलकर, कई देश मिलकर एक हो जाते थे। तो शक्ति संतुलन की ये अवधारणा यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में थी, जिसमें एक देश किसी शक्तिशाली देश का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति नहीं बढ़ाता था, बल्कि कई देशों का संगठन बनाकर उसका मुकाबला करता था। इस प्रकार इस व्यवस्था में प्रतिरोध की स्थापना, प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में डेटरेंट कहते हैं, स्थापित हो जाती थी, लेकिन शस्त्रों की होड़ नहीं लगती थी। इसमें एक देश की शक्ति नहीं बढ़ती थी, इसमें शक्ति का पुनर्गठन होता था। यूरोप के इतिहास में ऐसे कई दृष्टांत मिलते हैं जब यूरोप की शक्तियों ने शक्ति संतुलन की स्थापना की। इसकी झलक 1740 से 1763 के बीच कई बार दिखती है। जैसे 1740 से 43 के बीच में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के प्रश्न पर शक्ति संतुलन का एक प्रथम प्रयास हुआ, जबकि फ्रांस, प्रशा और कुछ राजवंश और ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और एक राजवंश एक तरफ हो गए। आगे चलकर फिर 44 से 45 में भी ऐसी ही स्थिति थी, और फिर 1756 से 63 के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, उसमें भी दो शक्ति संतुलन का प्रयास हुआ। प्रशा, हैनोवर राजवंश एक तरफ हो गया था, और ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस और सैक्सोनी एक तरफ थे। तो यूरोप में ये जो इस समय तक शक्ति संतुलन की स्थापना हो रही थी, उससे कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, और जो युद्ध होते थे वो विचारधारात्मक युद्ध नहीं थे, विचारधारा का संघर्ष नहीं था। जैसे आधुनिक काल में शीत युद्ध के समय पूंजीवाद और समाजवाद का संघर्ष था। उस समय के जो यूरोप के युद्ध थे, वो मुख्यतः साइलिशिया क्षेत्र के लिए लड़े गए थे। साइलिशिया का क्षेत्र आज के समय में पोलैंड, जर्मनी और चेक गणराज्य में बटा हुआ है। तो ये जो साइलिशिया का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में खनिज संसाधन बहुत थे, और सामरिक दृष्टि से भी वो क्षेत्र कुछ विशिष्ट था। इसलिए यूरोप के सभी देश उस क्षेत्र के लिए ही, उस क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए लड़ाई करते थे। अब शक्ति संतुलन की अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। इस अवधारणा के आरंभिक संकेत 16वीं शताब्दी में मिलते हैं। 20वीं शताब्दी तक यह अवधारणा कई बार प्रयोग हो चुकी है, लेकिन इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इसकी 2-3 परिभाषाएं मैंने यहाँ ली हैं। एक है पोलैंड की। इस शब्दावली के हजारों अर्थ हैं, परंतु इसकी जो मूलभूत अवधारणा है वह यह है कि यह तराजू की समतुल्यता की स्थिति है। जब दोनों तरफ समान वजन होता है, तब समतुल्यता बनी रहती है। एक और श्वार्ज़ेनेगर की परिभाषा है कि यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ हद तक स्थिरता की स्थिति है। तीसरी एक परिभाषा है सिडनी बी फे की।
शक्ति संतुलन वह स्थिति है जिसमें कोई भी राष्ट्र इतना मजबूत न हो जाए कि दूसरे राज्य पर अपनी इच्छा को थोप सके। मॉर्गनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन में शक्ति संतुलन के निम्न 4 अर्थ बताए हैं। पहला, किसी विशेष स्थिति को प्राप्त करने की नीति। दूसरा, एक सामान्य नीति। तीसरा, शक्ति का लगभग समान वितरण। चौथा, शक्ति का किसी भी प्रकार का वितरण, यानी कि शक्ति को बैलेंस करने का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयास किया गया है वही शक्ति संतुलन सिद्धांत है। इसकी आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। पहला, राज्यों की बहुलता, यानी कि 2 से अधिक देश होने चाहिए। दूसरा, इन संप्रभु इकाइयों में किसी केंद्रीकृत सत्ता की अनुपस्थिति, यानी कि कोई अगर बैलेंसिंग पावर होगा तो फिर ये नहीं होगा। तीसरा, राष्ट्रीय शक्ति का असमान वितरण, यानी किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए, तभी देश एकत्रित होंगे। चौथा, संतुलनकारी शक्ति की आवश्यकता। और पांचवा, वर्तमान शक्ति संतुलन को बनाए रखना, यानी देश चाहे कि स्टेटस को बना रहे। तो ये कुछ 5 स्वीकृत सिद्धांत है। इसके अलावा कुछ अलिखित बातें भी हैं जो शक्ति संतुलन में प्रयोग होती हैं, जैसे किसी भी देश की शक्ति वृद्धि पर हमेशा संदेह करना चाहिए। नैतिकता की परवाह किए बिना हमेशा कमज़ोर पक्ष से मित्रता करनी चाहिए। किसी भी राज्य का तभी तक समर्थन करिए जब तक वो खतरे से बाहर हो। यदि आक्रामक पक्ष हार जाए तो उसके प्रति संयम दिखाइए, क्योंकि आज का शत्रु कल का मित्र हो सकता है। बाहरी क्षेत्र में विवाद को इस तरह सुलझाएं कि केंद्रीय संतुलन बाधित न हो। एक विचारक है मॉर्टन कैप्लन, जिन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया है। इन्होंने शक्ति संतुलन के 7 नियम बताए हैं। पहला, ये कहते हैं कि राज्य अपनी क्षमता को बढ़ाएं, लेकिन युद्ध की जगह वार्ता को प्राथमिकता दें, यानी कि देश अगर युद्ध करेंगे तब शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि क्षमता बढ़ाने के अवसर को गंवाने से अच्छा है कि युद्ध किया जाए। तीसरी बात, किसी आवश्यक राष्ट्रीय इकाई को समाप्त करने से अच्छा है कि युद्ध बंद कर दिया जाए। चौथा, किसी भी ऐसे गठबंधन का विरोध किया जाए जो पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने का प्रयास करे। पांचवा, उन राष्ट्रों को सीमित करें जो संगठन के सिद्धांतों से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हों, यानी कि जो देश अन्य देशों पर अनावश्यक नियंत्रण स्थापित कर रहे हों उनको बाकी देशों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। छठा नियम, पराजित राष्ट्रों को व्यवस्था में पुनः प्रवेश की अनुमति प्रदान करनी चाहिए, यानी जो देश युद्ध में हार जाएं उन्हें बाकी देशों द्वारा बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें फिर अपने समकक्ष आने देना चाहिए। और 7वीं बात, सभी आवश्यक राष्ट्रों को स्वीकार्य भूमिका में भागीदार माने। अब शक्ति संतुलन की विशेषता देख लेते हैं। एक विचारक है पार्मर पार्किंस। तो पार्मर पार्किंस ने शक्ति संतुलन की कुछ विशेषता बताई है। पहला, शक्ति संतुलन शब्द संतुलन की बात करता है, परंतु हमेशा ये परिवर्तन के अधीन रहता है। दूसरा, शक्ति संतुलन यथास्थिति का समर्थक है, परंतु प्रभावी होने के लिए शक्ति संतुलन की नीति को परिवर्तित होते रहना चाहिए। तीसरी बात, शक्ति संतुलन वास्तव में शायद ही कभी रहता है। इसकी असली परीक्षा युद्ध के समय होती है। चौथा, शक्ति संतुलन वास्तव में बड़ी शक्तियों का खेल है, छोटे राष्ट्र तो केवल इसके दर्शक होते हैं। और 7वां, शक्ति संतुलन में संतुलनकर्ता की भी आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करने की तकनीकें। शक्ति संतुलन स्थापित करने की तकनीक में पहला है संधि प्रतिसंधि, इंग्लिश में कहते हैं अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, यानी देश शक्ति संतुलन के लिए एक जो पहला तरीका सबसे आसान अपनाते हैं वो संधियां करते हैं। जब एक कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाता है तो उसके दुश्मन देश, उसके विरोधी देश उसका मुकाबला करने के लिए कई देशों का गुट बनाते हैं, और ये जो गुट बनाते हैं वो संधियां करते हैं, उस संधि की शर्तें होती हैं। तो यूरोप में संधि का ये सिद्धांत कई बार दिखा है,
जैसे एक समय उनके यहाँ त्रिराष्ट्र संधि हुई, त्रिगुट संधि हुई, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेंट कहते हैं। फिर विश्व युद्ध के काल में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हो गए थे। और फिर शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ थे। अमेरिका और सोवियत संघ सैन्य संधियाँ करते थे। अमेरिका ने नेटो, सीटो, सेंटो की थी और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट और बगदाद पैक्ट किया था। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो एक सबसे पहला तरीका देश अपनाते हैं, वो दूसरे देशों से वो संधियाँ करते हैं। दूसरा शक्ति संतुलन का तरीका है क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति यानी कि जब भी कोई युद्ध होता है तो जो जीते देश होते हैं वो हारे देशों से ये कहते हैं कि युद्ध आपके कारण हुआ, तो इस युद्ध की भरपाई आप करोगे, क्षति की पूर्ति आप करोगे। और इसके लिए वो हमेशा जो हारे देश होते हैं उनके ज़मीन और संसाधन को हड़प लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो क्षतिपूर्ति का तरीका है, ये यूरोप में 1870 से 1914 के बीच कई बार हुआ। इसी आधार पर यूरोप के देश अपने उपनिवेशों का बंटवारा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो जर्मनी, कोरिया, वियतनाम का विभाजन भी इसी आधार पे हुआ। शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक और जो तीसरा तरीका है वो है मध्यवर्ती राज्य, बफर स्टेट। मध्यवर्ती राज्य का मतलब होता है कि कुछ देश होते हैं, उनकी भौगोलिक लोकेशन इस प्रकार की होती है कि वो दो प्रतिद्वंदी देशों के बीच में होते हैं और उन दो प्रतिद्वंदी देशों को किसी बड़े टकराव से भी रोकते हैं। जैसे जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो अफ़गानिस्तान लंबे समय तक ब्रिटिश भारत और रूस के बीच में एक मध्यवर्ती राज्य था। आज के समय में भी तिब्बत भारत और चीन के बीच में मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट है। जैसे देखिए इस डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये भारत है, ये चीन है और ये बीच में तिब्बत है। तो तिब्बत के बीच में इस बड़े क्षेत्र के कारण भारत और चीन के बीच में कोई बड़ा संघर्ष नहीं हो पाता है। इसीलिए तिब्बत को हमेशा चीन अपना हिस्सा बताता है। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण। सैन्य शक्ति किसी भी राज्य के अस्तित्व एवं शक्ति संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक राज्य की सैन्य तैयारी अन्य राज्यों को प्रेरित करती है, जिससे खतरनाक और अंतहीन हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। शीत युद्ध काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी ही होड़ थी। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण। सैन्य शक्ति किसी भी राज्य के अस्तित्व और शक्ति संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक राज्य की सैन्य तैयारी अन्य राज्यों को प्रेरित करती है, जिससे खतरनाक और अंतहीन हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में ऐसे ही प्रतिद्वंदी हैं। भारत, चीन भी एक दूसरे से खतरे से अपने शस्त्रों में इसीलिए निरंतर वृद्धि करते हैं। तो हथियारों की इस दौड़ से एक विनाश का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए निशस्त्रीकरण जरूरी होता है। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों की कमी करना या शस्त्रों को समाप्त कर देना। तो निशस्त्रीकरण का पहला प्रयास 1919 में वर्साय की संधि से हुआ था। तब से लेकर अनेक प्रयास हो चुके हैं, जैसे ये आंशिक परमाणु परीक्षण संधि 1963, सामरिक हथियार सीमितीकरण संधि 1972, ये साल्ट 2 1979, सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि 1991। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है उसके द्वारा भी NPT और CTBT हो चुके हैं। लेकिन निशस्त्रीकरण के साथ समस्या ये होती है कि जो देश अपने शस्त्रों को पहले समाप्त कर देता है वो खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए CTBT और NPT पर आज भी बहुत से देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर शक्ति संतुलन स्थापित करने में हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप मतलब बड़े देश जो होते हैं
वो छोटे देशों के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप करते हैं और इसके द्वारा वो शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे जर्मनी स्पेन के गृह युद्ध में एक समय हस्तक्षेप किया था, ब्रिटेन ग्रीस के युद्ध में किया था, अमेरिका क्यूबा, लेबनान, लाओस, वियतनाम में कई बार हस्तक्षेप किया है। सोवियत संघ भी उत्तरी कोरिया, अफगानिस्तान, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया इनके आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप किया। और लास्ट है बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल भारत में इस बात को हम लोग काफ़ी समय से सुने हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को कम करने के लिए हिंदू और मुसलमान की भावना उत्पन्न की और बाद में जाते जाते भारत पाकिस्तान के रूप में दो देश का निर्माण कर दिया। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये प्राचीन काल में रोमन शासक इसका प्रयोग करते थे। फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध 17वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया। ब्रिटेन ने भारत पाकिस्तान इसी आधार पर बनाए थे। तो ये सभी हो गए शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन। अब इस सिद्धांत का आलोचना या मूल्यांकन देख लीजिए। आलोचक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई आज की परिस्थिति में शक्ति संतुलन का मूल नियम लागू नहीं होता। आज के समय में अधिकांश देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं, तो ये परमाणु शस्त्र एक तरीके से निवारक का काम करते हैं। यानी कि इन परमाणु शस्त्रों ने भी एक तरीके से संसार में शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया है। लेकिन ये परमाणु शस्त्रों का जो शक्ति संतुलन है ये वास्तव में शक्ति संतुलन नहीं बल्कि आतंक का संतुलन है, क्योंकि हर प्रतिद्वंदी देश इस बात से डरता है कि दूसरा देश परमाणु शस्त्र का प्रयोग न कर दे। लेकिन अब शीत युद्ध काल की ध्रुवीय व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। आज संसार बहुध्रुवीय हो चुका है। शक्ति के कई केंद्र हैं, कई बड़े देश दिख रहे हैं। तो इस बहुध्रुवीय विश्व में आज शक्ति संतुलन 21वीं शताब्दी में पुनः महत्वपूर्ण हो चुका है।